हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है कॉलेज नॉलेज केमिस्ट्री क्लासेस में। ये आज एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स को। तो आज ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है केमिकल काइनेटिक्स में, रासायनिक बलगतिकी का, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम पूरे डिटेल में डील करने वाले हैं, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ द रिएक्शन या अभिक्रिया की दर भी जिसको बोलते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है, और साथ में देखेंगे अब रेट लॉ को देखेंगे, है ना। रेट के नियम जो बोलते हैं, वेग का नियम भी समझेंगे, वेग समीकरण को भी समझेंगे। साथ में इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे कैसे कैसे किस टाइप से हम रेट ऑफ द रिएक्शन को कितने टाइप से लिख सकते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन या फिर अभिक्रिया की दर जो बोलते हैं हम उसको अलग अलग टाइप से भी लिखते हैं। तो उसमें हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में पूरे डिटेल में कि हम किस किस फॉर्म में उसको लिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया की दर भी बोल सकते हैं इसको, है ना। अभिक्रिया की दर भी बोलते हैं और अभिक्रिया का वेग भी बोलते हैं। तो रेट ऑफ द रिएक्शन, चलिए फिर स्टार्ट करते। सबसे पहले समझते हैं केमिकल काइनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, रासायनिक बल गतिकी का मीनिंग क्या होता है। क्योंकि ये हम जो रेट ऑफ द रिएक्शन जो अभिक्रिया का वेग अभी पढ़ने वाले हैं, ये हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, है ना। ये चैप्टर क्या है हमारा, केमिकल काइनेटिक्स। समझ लेते हैं पहले केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर रासायनिक बल गतिकी भौतिक रसायन का मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या देखते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया मतलब रिएक्शंस के, है ना, केमिकल रिएक्शंस का स्पीड देखते हैं, वेग देखते हैं। साथ ही अभिक्रिया की क्रियाविधि की जो अभिक्रिया जो रिएक्शन हो कैसे रहा है उसको देखते हैं। साथ इसके साथ ही साथ इसमें हम देखते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है या फिर रेट ऑफ द रिएक्शन का क्या क्या उस पर प्रभाव पड़ने वाला है, किस किस चीज का किस टाइप से उसमें प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो अगर मैं सिंपल से एग्जांपल ले लूं, ए हम ए से अगर हमारा बी प्रोडक्ट बन रहा है ना। ए हमारा क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है या फिर अभिकारक है जिसको बोलेंगे, और बी क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ठीक, तो इस रिएक्शंस का हम क्या क्या निकालेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, इसका हम अभिक्रिया का वेग निकालेंगे, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे। रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, मतलब अभिक्रिया का वेग के बारे में भी बात किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि प्रोसेस हो कैसे रहा है, इसका रिएक्शन का प्रोसेस क्या है, किस टाइप से स्लो है, स्पीड है या फिर मीडियम है ना। तो इसको देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इस रिएक्शंस पे होने वाले कुछ कुछ फैक्टर्स को समझेंगे, है ना। मतलब कुछ भी फैक्टर, चाहे टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कंसंट्रेशन हो, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस रिएक्शन पे। तो ये 3 पॉइंट को जब हम स्टडी करते हैं ना, तो ये आपको कहलाता है केमिकल काइनेटिक्स। मतलब केमिकल काइनेटिक्स जो रासायनिक बल गतिकी है उसमें ये मेन 3 पॉइंट्स हैं जिसको हम स्टडी करते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, किसी भी केमिकल रिएक्शंस का, उसका स्पीड, उसका प्रोसेस, और उस पर क्या क्या चीज का किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है उसकी स्पीड पे, उसको अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपका केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपना टॉपिक पे। अभिक्रिया का वेग देख लेते हैं क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। मैं पहले ही बोल दिया हूँ, अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया का दर एक ही है। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन ही उसको भी सेम ही है, वेग या दर दोनों एक ही चीज है। तो अब समझते हैं इसको, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर, यहाँ पे लिखा भी है, इकाई समय अंतराल में अभिकारक तथा उत्पाद, रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होता है। अभी समझेंगे। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर हो क्या रहा है, समय अंतराल में, मतलब कुछ समय बाद, मान लो अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसके अभिकारक जो रिएक्टेंट है तथा उत्पाद जो प्रोडक्ट है उसके सांद्रण में परिवर्तन होने लगता है। उसको हम समझने वाले हैं कैसे परिवर्तन होता है। तो आपको अगर रेट ऑफ द रिएक्शन का डेफिनेशन लिखना है तो फिर आप लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होता है। अभी देखते हैं इसको एक एक करके कैसे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक रिएक्शन ले लेते हैं हम, ए प्लस बी से हम हमें बनाना है सी प्लस डी। तो पता होगा, है ना, इस तरफ है जो ये क्या है, आपके रिएक्टेंट्स है या फिर अभिकारक जिसको बोलते हैं। ठीक, इधर क्या है, आपके उत्पाद है, मतलब प्रोडक्ट। ठीक, प्रोडक्ट और या फिर उत्पाद बोलेंगे, है ना। तो ये रिएक्शंस है, तो अभिक्रिया का वेग होगा क्या, अभी समझते हैं। जैसे हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा, अभिक्रिया की दर या फिर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का दर भी लिख सकते हैं, वेग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। तो क्या लिखेंगे, अभिकारक या उत्पाद, उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को लिख रहे हैं। अभी सांद्रण में परिवर्तन, अभी हम देखेंगे कि परिवर्तन कैसे हो रहा है ना। ये होगा परिवर्तन
किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे हम, तो समय अंतराल लिखेंगे, मतलब टाइम के साथ जो परिवर्तन होगा किसमें, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में, ये कहलाएगा हमारा अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग, जो हमने डेफिनेशन में लिखा। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर चेंजेस होता कैसे है। तो आप अगर हम यहाँ पे देखें, है ना, ये इस सेट क्या है, आपके अभिकारक है, रिएक्टेंट है, इधर क्या है, प्रोडक्ट है। तो अगर आप सोचें, सिंपल सी बात है, तो किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अभिकारक को आपस में रिएक्शन करना पड़ेगा और तब जाके उत्पाद बनेगा। तो समय के साथ जैसे जैसे समय होते जाएगा रिएक्शंस को, तो अभिकारक का सांद्रता पे क्या होते जाएगा, अभिकारक का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा सांद्रण, और उत्पाद का सांद्रण बढ़ते जाएगा, तभी तो रिएक्शन होगा। क्योंकि अगर आपको A प्लस बी से C प्लस डी बनाना है, तो समय के साथ क्या होगा, अभिकारक के जो सांद्रण है, मतलब A प्लस बी का जो सांद्रण है या सांद्रता है, वो क्या होते जाएगा, वो कम होते जाएगा, तभी जाकर के वही जितना अमाउंट आप इसमें कम होगा, वही जाकर के क्या बनेगा, C प्लस डी समय के साथ बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसी को लिखते हैं। अगर ये तो अभिक्रिया की दर का जनरल आपका डेफिनेशन हो गया ना, अगर इसको और स्पेसिफाई करें तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर, ठीक, अभिक्रिया की दर लिख देते हैं। ये होता है आपके अभिकारक, अभिकारक लिखेंगे, अभिकारक मतलब समझ रहे हो आप, रिएक्टेंट है ना। तो अभिकारक हो गया, अभिकारक क्या है आपका, यहाँ पर A या B दोनों अभिकारक हैं। इसके क्या होगा कि सांद्रण में कमी होते जाएगा, कि सांद्रण में कमी होगा। और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे समय अंतराल में। देखो ये भी समझा देते हैं। तो मैंने पहले भी बता दिया आपको कि समय जैसे जैसे रिएक्शंस होते जाएगा, तो जो अभिकारक है या फिर जो रिएक्टेंट है उसकी सांद्रण में कमी होते जाएगी, क्योंकि उसका अमाउंट कम होते जाएगा, उसकी मात्रा कम होते जाएगी, वही जाकर के क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो इसीलिए अभिक्रिया की दर को और कैसे लिख सकते हैं, अभिकारक, अब देखो अभिकारक मतलब यहाँ पर A या B दोनों में से कोई एक को ले सकते हैं, है ना। तो अभिकारक की दर A या B की सांद्रण में कमी बाई समय अंतराल है। सेम अगर ऐसे और लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, उत्पाद, उत्पाद क्या है हमारे पास, C या D, दोनों उत्पाद है यहाँ पर C और D की सांद्रण में वृद्धि लिखना पड़ेगा, इसमें की सांद्रण में वृद्धि लिखेंगे। ठीक है, कमी नहीं होगा क्योंकि उत्पाद तो और बनते जाएगा। इसको किसको डिवाइड करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे समय अंतराल, समझते हैं इसको भी, है ना, समय अंतराल। तो ये हो गया आपका अभिक्रिया का दर लिखने का टेक्निक। तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग होता क्या है, अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होता है। तो अभिकारक की जो सांद्रण में कमी होते जाएगा, जैसे जैसे समय रिएक्शंस होते जाएगा समय के साथ, तो अभिकारक की सांद्रता कम होते जाएगी, जबकि उत्पाद की जो सांद्रता है, प्रोडक्ट की सांद्रता है, वो समय के साथ बढ़ती जाएगी। तो आप इसमें से कोई से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, तीनों डेफिनेशन में से, है ना, सब सही है। अब हम इसको थोड़ा और डीपली जाते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। अगर अभी हमने रिएक्शन लिखा है A प्लस बी से हमने बनाया है C प्लस डी, ये हमने अभी रिएक्शंस लिखे, ठीक है। अब इसको हम अभिक्रिया की दर की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, अगर मैं लिख दूं अभिक्रिया की दर, तो अभी जैसे मैंने बोला इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए। तो आपको पता है कि हम डेल्टा फॉर्म में लिख रहे हैं, बता रहा हूं आपको, है ना, डेल्टा A बाई डेल्टा टी लिख रहा हूं। तो यहां पर इस ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, जैसे A लिखा हूं मैं, A के ऊपर ऐसे ब्रैकेट किया, इसका मतलब ही होता है सांद्रण होता है, मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है, A के कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर एक मिनट, है ना, तो देखो ये भी इक्वल होगा, और अगर मैं सेम कर दूं, हम सेम कर दूं, क्या करूं मैं, डेल्टा B या फिर डेल्टा टी कर दूं, तो इसको भी समझते हैं। तो अभिक्रिया की दर को मैंने क्या बोला, अभिकारक के सांद्रण में कमी। तो अभिकारक के सांद्रण में कमी को दिखाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सामने में माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभिकारक की सांद्रण में कमी हो रहा है, जबकि उत्पाद की सांद्रण में, नीचे वाला डेफिनेशन में अगर इक्वल करके लिखें तो क्या लिखेंगे, उत्पाद की सांद्रण जैसे C है, तो इसके सांद्रण में क्या हो रहा है, समय अंतराल के साथ वृद्धि हो रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। तो यहां पर क्या है, यहां पर कुछ नहीं, मतलब प्लस है। तो
ये भी अभिक्रिया की दर को दिखा रहा है मैथमेटिकली फॉर्म में, और इसी फॉर्म में हमें मेनली हमें यूज करना रहता है। तो हमारा रिएक्शन था A प्लस बी से C प्लस डी हम जा रहे थे, तो क्या हो रहा था, अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही थी, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, डेल A बाई डेल्टा टी लिखा है। डेल्टा टी आपका क्या है, समय अंतराल है ना, टाइम चेंज हो रहा है, टी क्या है, समय है, तो समय चेंज हो रहा है, तो अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है, जैसे हमने बताया। तो अभिकारक की सांद्रता में अगर कमी हो रही है तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखे हमने माइनस लिखा है, देखिए इसमें माइनस लिखे हैं, जबकि और फिर बी भी क्या है हमारा, बी भी हमारा क्या है, रिएक्टेंट ही है, तो उसकी भी सांद्रता में कमी होगी, इसलिए माइनस लिखा गया है। ये दोनों में माइनस लिखने का रीजन, और इन दोनों में प्लस क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये उत्पाद है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ बढ़ते जाएगा तो उसको प्लस लिखा जाता है, और उत्पाद की सांद्रता में, सॉरी रिएक्टेंट की सांद्रता या फिर अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, इसलिए उसको माइनस लिखा जाता है। अब अगर हम इसको ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो आपको और आसानी समझ में आ जाएगा। मान लो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना, इस टाइप से, ये अगर हमारे एक्स एक्सिस में है आपका समय है, एक्स एक्सिस में क्या है, समय है, और वाई एक्सिस में आपका सांद्रता है, सांद्रता या फिर सांद्रण, कंसंट्रेशन, है ना, इंग्लिश में बोलेंगे कंसंट्रेशन है। तो क्या हो रहा है, देखो अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ कमी होते जा रहे हैं, तो जबकि उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ वृद्धि होता जा रहा है। तो ये वाला लाइन किसका है, ये है आपका रिएक्टेंट का, या फिर बोलेंगे अभिकारक का। ये वाला लाइन किसका है आपका, ये वाला ग्राफ प्लॉट किसका है, प्रोडक्ट का या फिर उत्पाद का। ठीक, उत्पाद है ये आपका क्या है, अभिकारक है। तो इसमें हुआ क्या, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, देखो एक्स एक्सिस में क्या है, समय है, और वाई एक्सिस पे क्या है हमारा, सांद्रता है ना, ये सांद्रता है। अब इधर जाने पे क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है, तो समय के साथ अभिकारक की सांद्रता, देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ग्राफ में डाउन जाते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो ये दिखा रहा है ना आपको, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होते जा रहा है, जबकि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होते जा रहा है। ये हो गया आपका ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन। तो आप सभी डेफिनेशंस को लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखने आना चाहिए आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पूरे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में इस मैथमेटिकल फॉर्म में ही लिखेंगे, जो हमने ये वाला देखा, ये वाला पोर्शन को आप अच्छे समझेंगे, है ना। माइनस प्लस का भी मैंने रीजन बता दिया, और इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जहां ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर A B C D किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपके सांद्रता को दिखा रहा है, याद रखना है, किसको दिखा रहा है, सांद्रता को दिखा रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को दिखा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन A का, कॉन्सेंट्रेशन B, मैं पहले भी बोला हूं, अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो किसको दिखाता है, वो उसके कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है, उसके वैल्यू को दिखाता है, ठीक। और डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल को दिखा रहा है, तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो ए बी सी समय अंतराल डेल्टा टी में क्रमशः ए बी सी डी के सांद्रण में परिवर्तन है, दिखा रहे हैं ना, ब्रैकेट में ए बी सी डी, ये क्या दिखा रहा है, समय अंतराल डेल्टा टी में क्रमशः ए बी सी डी के सांद्रणों में परिवर्तन है। सांद्रण में परिवर्तन है मतलब या तो अभिकारक होगा तो कम होगा, और उत्पाद होगा तो ज्यादा होगा, इसलिए हमने प्लस माइनस लिखा, ठीक है। तो अभिकारकों का सांद्रण समय के साथ घटता है, ये मैंने बता दिया है, तथा उसमें ऋण चिन्ह लगाते हैं, ये भी मैंने बता दिया, माइनस साइन क्यों लगाते हैं। तथा उत्पादों का सांद्रण समय के साथ बढ़ता है, ये बढ़ता है, ये है ना, बढ़ता है, तथा उसमें धन चिन्ह लगाते हैं, और उपर्युक्त चारों मान आपस में समान होंगे। तो चारों हम दोनों देखा, ये वाला जो पॉइंट हमने देखा, ये वाला पॉइंट आपका देखें, 1 2 3 और ये 4, चारों क्या होंगे, समान होंगे। तो अभिक्रिया की दर या फिर रेट ऑफ द रिएक्शंस को हम डायरेक्टली एक फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर हम नॉर्मली अब इसको एक बार लिख लें, जैसे A प्लस बी से, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, C प्लस डी बना है, तो अगर रेट ऑफ द रिएक्शन लिखता हूं मैं, अभिक्रिया की दर को, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की दर। तो इसको कैसे होगा, तो मैंने बोला, सॉरी, हाँ, डेल्टा लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और डेल्टा टी लिखेंगे समय के साथ, इसमें क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, अभिकारक है, तो अभिकारक की सांद्रता में कमी होगा। उसके बाद इसके इक्वल में क्या लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, क्योंकि बी भी हमारा क्या है, बी भी हमारा अभिकारक ही है, तो इसमें भी डेल्टा टी लिखेंगे समय अंतराल में। लेकिन अब लिखेंगे प्लस, क्योंकि इस बार सी हमारा क्या है, सी हमारा है आपका उत्पाद होने की वजह से प्लस होगा। फिर लिखेंगे प्लस डेल्टा डी लिखेंगे इस बार कॉन्सेंट्रेशन डी के साथ, और टी। तो ये ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन, आप इस फॉर्म में भी रेट ऑफ द रिएक्शंस को लिख सकते हैं। तो इसमें से सभी इक्वल्स हैं, आप किसी को भी रेट ऑफ द रिएक्शन बोल सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि सभी को बोलना है। ये भी आपका रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब आप बोल सकते हो अभिकारक ए की सांद्रता में कमी की दर
समय के साथ, ये भी एक रेट ऑफ द रिएक्शन है, अभिक्रिया का वेग होगा। या फिर आप बोल सकते हो अभिकारक बी की सांद्रण में कमी समय के साथ, ये भी एक रेट ऑफ द रिएक्शन है। या फिर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, चाहे सी हो चाहे डी हो, सब अलग अलग क्या दिखा रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन को दिखा रहा है, सभी का वैल्यू इक्वल होता है। तो ये हो गया एक रेट ऑफ द रिएक्शन को समझने का टेक्निक। ठीक है, अब हम चलते हैं, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या उनके समीकरण मितीय स्टाइकोमेट्री समीकरण के बराबर नहीं है। स्टाइकोमेट्री मतलब जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले रिएक्शन में क्या देखा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी देखा, तो इसमें क्या है, सभी में 1 1 1 1 है ना, सभी इक्वल्स हैं, किसी के अमाउंट अलग अलग नहीं है। लेकिन अब नीचे वाला रिएक्शन में देख रहे हैं तो 2a है यहाँ पे, जबकि b 1 है, वैसे 3c है जबकि d 1 है। मतलब ये इसका जो समीकरण मिति है, स्टाइकोमेट्री है, वो बराबर नहीं होने की स्थिति में हम रेट ऑफ द रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, इसमें देख लेते हैं। तो फिर वही रेट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं, या फिर क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की दर। तो देखते हैं अभी, है ना, अभिक्रिया की दर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया आपको, क्योंकि ये तो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है आपका रिएक्टेंट है, तो क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी लिखेंगे, क्योंकि ए रिएक्टेंट है। उसके बाद क्या इक्वल करेंगे, बी भी रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी होगा। उसके बाद सी क्या है आपका, सी आपका प्रोडक्ट है तो सी तो प्लस लिखेंगे, तो डेल्टा टी बाई, है ना, डेल्टा टी बाई, अब देखो प्लस लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर प्लस वहां पर होता ही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेल्टा डी का कॉन्सेंट्रेशन, और ये हो गया आपका डेल्टा टी। तो ये होता है आपका नॉर्मल वे में अगर देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर देखो 2a है तो 1/2 लिखेंगे, 2a है सामने में तो उसको 1/2 लिखा जाता है, b में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, सेम c में देखिए 3 है तो इसको 1/3 लिखना पड़ेगा, और d में कुछ नहीं है तो नॉर्मल लिखेंगे। तो अगर आपको जो स्टाइकोमेट्री है वो अलग अलग है, अगर 2a 3 भी कुछ भी है, तो आपको क्या करना है, 1/2 1/3 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये भी एक टाइप से आपको याद रखना है मैथमेटिकल फॉर्म में, केमिकल काइनेटिक्स में हम पूरे डिटेल में भी आगे पढ़ते जाएंगे, तो इस फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा हमें। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको, है ना। तो प्लस, जैसे मान लो डी में अगर प्लस मैं लिखूं तो ठीक है, ना लिखूं तो भी ठीक, तो प्लस साइन को लिखो या ना लिखो चल जाएगा, लेकिन माइनस साइन को आपको लिखना ही होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो, अभिकारक की सांद्रता में कमी इसलिए माइनस लिखा जा रहा है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि तो प्लस लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और अगर माइनस इक्वल नहीं है, ए बी सी डी जैसे इक्वल था ऊपर वाले में, इसमें नहीं है, 2a है तो 1/2, 3 है तो 1/3, मतलब जिसमें है, चाहे सी में है तो सी में मैंने लिखा है, और ए में है तो ए में मैंने लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। अब यही सब क्या होता है, अभिक्रिया की दर होता है। ठीक, तो ये भी एक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपना तात्क्षणिक दर, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। समझ लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट होता क्या है। तो इसे यहाँ पे लिखे हैं, किसी भी क्रिया की दर को यथार्थ, अधिक यथार्थ मतलब बहुत प्रिसाइजली से रूप में दर्शाने के लिए हम तात्क्षणिक दर की क्या करते हैं, लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट के फॉर्म में लिखते हैं। इसके लिए डेल्टा टी का मान कम से कम लेंगे, समझते हैं इसको भी। तो अभी तक दर्शाए गए दर व्यंजक समय अंतराल डेल्टा टी के लिए औसत दर दर्शाते हैं। जो हमने अभी रेट ऑफ द रिएक्शन लिखा है ना, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा टी के फॉर्म में, ये एक टाइप से कैसा रेट है, ये औसत दर भी है। अगर औसत दर बोलेंगे तो भी आप डेल्टा के फॉर्म में लिखेंगे इसको, औसत दर को हमने इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, लेकिन अब हमें क्या लिखना है, डेल्टा टी के मान को बहुत कम होने पर समय अंतराल औसत दर के मान तात्क्षणिक दर के बराबर हो जाता है। अब देखो समझते हैं, यहाँ पर डेल्टा टी के जो मान है, डेल्टा टी मतलब समय अंतराल, ये थोड़ा मान लो 2-3 मिनट रहा होगा, 2-3 मिनट रहा होगा, लेकिन आप इसको बहुत कम समय ले जाए, मतलब 2-3 सेकंड्स की बात करें, और मतलब 2-3 सेकंड 10-20 सेकंड्स की बात करें, मतलब बहुत समय को हम क्या करें, बहुत कम कर दे। जो हम रेट ऑफ द रिएक्शन हम निकाल रहे हैं किसी भी अभिक्रिया का, है ना, किसी भी अभिक्रिया का हम स्पीड निकाल रहे हैं, तो समय तो लगेगा ही उसमें। जब तक हम समय नहीं देखेंगे रेट ऑफ द रिएक्शंस के लिए, तब तक हम क्या कर सकते हैं, उसका स्पीड नहीं निकाल सकते। किसी भी रिएक्शन का अभिक्रिया की दर या वेग को निकालने के लिए हमें समय तो चाहिए। तो अगर उस समय को हम बहुत कम कर दें, तो बहुत कम कर देंगे ना, तब उस रेट को क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक दर बोला जाता है। तो इसी रिएक्शंस को अगर a प्लस बी का, जो अभी हम लोगों ने देखा, c प्लस डी में अगर हमें बनाना है ना, अब आपको पूछा जाए तात्क्षणिक दर क्या होता है, तब आप क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की दर को, रेट ऑफ द रिएक्शंस को लिखना सेम है, बस हम थोड़ा सा एक नोटेशन को चेंज कर देंगे, अभिक्रिया की
दर। तो इसमें होगा क्या, अभी तक हमने ना डेल्टा लिख रहे थे, यहाँ पर डेल्टा ए या डेल्टा टी लिख रहे थे, अब उसको हम डी से डिनोट करेंगे। तो माइनस तो लिखेंगे ही, क्योंकि आपका डी ए बाई डी टी लिखेंगे, इसमें ब्रैकेट लिखेंगे क्योंकि कंसंट्रेशन की बात है। उसके बाद डी माइनस, फिर लिखेंगे डी बी बाई डी टी। सी को क्या लिखेंगे, प्लस लिखते हैं, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही बोला, सी का कंसंट्रेशन बाई डी टी और डी का कंसंट्रेशन बाई डी टी। तो इसमें हमने क्या चेंजेस किया, इसमें हमने चेंजेस ये किया है कि हम जो डेल्टा लिखते थे, डेल्टा टी या फिर डेल्टा कंसंट्रेशन लिखते थे ना, उसको हमने चेंज करके डी कर दिया है, डी का कंसंट्रेशन बाई सॉरी और डी टी, इस टाइप से डी में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो डी वाला पोजीशन है, ये बहुत कम समय को दिखाता है, समझ रहे हो ना, बहुत कम, कम से कम अगर किसी भी समय डी लगा देते हैं मतलब बहुत कम चेंजेस को दिखाता है वो, इसीलिए हमने डी लगा दिया है। कंसंट्रेशन ऑफ ए में भी डी लगा दिया है। इसका मतलब भी क्या हो रहा है, इसका मतलब भी वही हो रहा है कि डी का चेंजेस बहुत कम हुआ है, मतलब ए का चेंजेस बहुत कम हुए हैं। तो आप याद रखेंगे, अगर आपको नॉर्मल औसत दर या रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा जाए तो आप डेल्टा का यूज करेंगे। डेल्टा मतलब ये वाला साइन है ना, ये क्या है हमारा, ये हमारा डेल्टा साइन। अगर हम डी लगा देते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट हो जाता है, मतलब बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय में अगर हमें रेट निकालना है, किसी भी रिएक्शन का स्पीड निकालना है, तब उसको हम क्या लिखते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो हम मैक्सिमम केस में जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे आगे हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर सीरीज को कंप्लीट करते जाएंगे, तो हम डी के फॉर्म में यूज करेंगे, क्योंकि हम इसको बहुत कम समय में लेते हैं। तो इस पॉइंट को समझना है आपको। तो अभिक्रिया की दर को अधिक प्रिसाइजली से, मतलब अधिक एक्यूरेट से निकालने के लिए हमें तात्क्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमने डेल्टा टी का मान को कम से कम लेते हैं। कम से कम लेने के लिए हमने क्या करते हैं, स्मॉल डी का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वेग नियम या वेग स्थिरांक के बारे में, समझते हैं क्या होता है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा, वह नियम या समीकरण जो किसी अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रताओं के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, वेग समीकरण कहलाता है। भी लिखते हैं इसको भी। और दूसरा ये है, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यदि अभिकारक पदार्थ एक से अधिक हो तब अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको भी हम अभी समझ लेते हैं। सेम रिएक्शन लेते हैं ए प्लस बी और हम इसको लेते हैं सी प्लस डी। तो जो डेफिनेशन ये है, पहला जो सेकेंड वाला डेफिनेशन है वो ये बोलता है कि अभिक्रिया की दर, क्या बोलता है, अभिक्रिया की दर है ना, तो अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती बोला है वो, अभिकारक के सांद्रता के। देखो अभिकारक की सांद्रता मतलब ए हमारा अभिकारक है, उसकी सांद्रता को ब्रैकेट में, साथ में बी भी हमारी क्या है, सांद्रता है। तो देखो क्या लिखा है, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर, अगर मैं इसको थोड़ा समझने से पहले एक नॉर्मल रिएक्शन लूं, ए से बी, ए से बी लेता हूं, तो ए हमारा क्या है, अभिकारक है, पता है ए हमारा क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, हमारा उत्पाद है। तो जो सेकेंड डेफिनेशन का जो पहला लाइन है वो यही बोल रहा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली समानुपाती है। तो देखो समानुपाती कांस्टेंट है ये, इस टाइप से है ना, समानुपाती लिखा जाता है, तो अभिकारक के सांद्रता के। तो ये हो गया आपका, अगर रेट ऑफ द रिएक्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, आर ओ आर किसके समानुपाती है, अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती है। तो ये हो गया आपका जो पहला लाइन जो बोल रहा है, समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर अब इसी को अब यहाँ पे आ जाओ, सेकेंड फर्स्ट वाले एग्जांपल में ए प्लस बी है, मतलब दो रिएक्टेंट है, इस बार रिएक्टेंट ए भी है, रिएक्टेंट बी भी है। तो इस केस में अभिक्रिया की दर के लिए अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के हो जाता है। देखो अब दोनों को प्रोडक्ट कर दिया गया है, अभिकारक की सांद्रता ए और अभिकारक की सांद्रता भी बी है, दोनों है अभिकारक, तो दोनों के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की दर बोलेंगे। तो ये वाला भी पॉइंट आप याद रखेंगे। आया समझ में, इसीलिए दोनों लाइन को लिखा गया, किसी अभिकारक की दर अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान। अब हम देखते हैं ये सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है ना, यहां पर क्या बोला गया है, सक्रिय द्रव्यमान। तो देखो होता क्या है, अगर हम रिएक्शन ए प्लस बी करा रहे हैं से सी प्लस डी बन रहा है, तो अभिकारक के सभी, तो पूरा अभिकारक तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, पूरा रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ उसमें बच जाता है ना। पूरा रिएक्टेंट चाहे ए हो चाहे बी हो, 100% पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं होता है किसमें, प्रोडक्ट में। तो इसका जो भी अमाउंट कन्वर्ट हो रहा है, जो भी अमाउंट है, जो भी मात्रा इसका कन्वर्ट हो रहा है,
प्रोडक्ट में या जो यूज हो रहा है प्रोडक्ट बनाने में, वो उसका जो मात्रा है ना, वो उसका जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उसका सक्रिय द्रव्यमान। मतलब जो भी अभिकारक का जो द्रव्यमान, जो वेट, उसका जो मास या फिर जो अमाउंट, उसी को द्रव्यमान बोलेंगे ना, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जो उत्पाद बना रहा है, वो कहलाता है आपका सक्रिय द्रव्यमान। आया समझ में ना सक्रिय द्रव्यमान को। तो ऐसा रिएक्शन जो क्या दिखाए, अभिक्रिया की दर, जैसे अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता में संबंध दिखाए। तो अभिकारक की सांद्रता में संबंध दिखा रहे, यही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग नियम या फिर वेग समीकरण, जो ऊपर भी मैंने बताया है। अभिक्रिया की दर को लिखने का टेक्निक जितना हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा, ये सब भी क्या कहलाता है, वेग समीकरण ही कहलाता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं सक्रिय द्रव्यमान के कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे। तो अगर हम एक रिएक्शन ले लेते हैं ए से बी, नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं ए से बी, जहां पे ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। तो समय t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ए का कंसंट्रेशन स्मॉल ए है। ए का कंसंट्रेशन क्या है, ए का सांद्रण क्या है, लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। ए का सांद्रण क्या है, स्मॉल ए, जो कि होता है मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। इसको भी समझेंगे जब यूनिट्स वाले वीडियो लेक्चर सीरीज को करेंगे, तो यूनिट के बारे में भी देखेंगे। और स्टार्टिंग में क्या है, देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ए का कंसंट्रेशन तो ये है, अभी प्रोडक्ट बना नहीं है। जब टाइम को t तक ट्रेवल हो गया, मतलब t टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम बढ़ गया, 10 मिनट 20 मिनट बढ़ गया, तब ए से क्या होगा, कुछ अमाउंट माइनस हो जाएगा, कुछ अमाउंट माइनस हो जाएगा। क्या माइनस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, कमी हो रहा है ना, क्योंकि हमने पढ़ते हैं अभिकारक की सांद्रता में कमी, तो हम ए से ए माइनस एक्स कर रहे हैं, मतलब एक्स अमाउंट को माइनस कर दिए, वही एक्स अमाउंट जाके क्या बनेगा, वही एक्स अमाउंट जाकर के टी समय में बी बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो जो अमाउंट पहले कंसंट्रेशन क्या था, ए था, स्मॉल ए, उसके बाद वो 0 था पहले बी का कंसंट्रेशन टाइम 0 पे, टाइम टी पे क्या हुआ, ए माइनस एक्स हुआ, वही एक्स जा करके बना है आपका बी। तो इस केस में अब रेट ऑफ द रिएक्शन या अभिक्रिया की दर लिखेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्टली दर लिख रहा हूँ, है ना। अभिक्रिया की दर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हमने पढ़ा है अभी, है ना, समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रता के। तो यहाँ पर ये तो मैंने सिंपल वे में लिख दिया, लेकिन मैंने भी बताया कि सक्रिय द्रव्यमान के केस में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा इंटू ए माइनस एक्स। देखो यहाँ पर ए माइनस एक्स। अब आती है बात, अभिक्रिया की दर कैसा होगा, ए माइनस एक्स। तो ए माइनस एक्स क्यों हुआ, क्योंकि ए माइनस एक्स वही अमाउंट है जो एग्जैक्ट में यूज हुआ है, जो एग्जैक्ट में क्या हुआ है, यूज हो गया है। तो या फिर ए माइनस एक्स वो अमाउंट है जो बचा है। तो इसमें हो क्या रहा है, तो हम पूरा ए को अगर लेते हैं, तो जो पूरा ए आपका जो स्मॉल ए है, वो तो पूरा यूज हो नहीं रहा है, उसमें से कुछ अमाउंट ही यूज हो रहा है। तो इसीलिए अभिक्रिया की दर को कैसे लिखते हैं, तो अभिक्रिया की दर जैसे मैंने बताया भी, ए माइनस एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। अभिक्रिया की दर को कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए माइनस एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। इसी इक्वेशंस को यूज करके हमें क्या करना है आगे, अभी जब कभी हम रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ेंगे, सॉरी जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ते जाएंगे ना, तब इसी इक्वेशंस को हमें लिखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो क्या क्या हमने देखा रेट लिखने का टेक्निक। अगर a प्लस बी से c प्लस डी बनाते हैं, तो पहला तो देखा हमने रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे देखा, आर ओ आर का मीनिंग क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। तो हमने देखा कि माइनस ए के फॉर्म में लिखा जाता है, और डी टी, है ना, माइनस डी बी बाई डी टी, और क्या है, प्लस लिखे थे, या फिर प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, सी बाई डी टी और डी बाई डी टी। ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट। अगर आप सभी जगह डेल, डी की जगह डेल लगा देंगे तो औसत दर हो जाएगा, एवरेज रेट हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा, औसत दर, औसत दर ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट, तात्क्षणिक दर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अभिक्रिया की दर को दिखाने के लिए कैसे लिखते हैं, अभिक्रिया की दर को दिखाने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे हमने ए का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, ये हो गया। तो ये मेनली दो टाइप से हैं जिसमें हम रेट ऑफ द रिएक्शंस को ऐसे लिखते हैं। और एक लास्ट में मैंने ये भी दिखाया कि अभिक्रिया की दर को और कैसे लिखा जा सकता है, तो अभिक्रिया की दर, है ना, अभिक्रिया की दर को कैसे लिखा जा सकता है, ए माइनस एक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और एक पॉइंट आप यहाँ पे और याद रखेंगे, है ना, यहाँ पे देख लेते हैं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देखिए ये क्या है, एक्स अमाउंट बन रहा है, तो अगर हम प्रोडक्ट के बनने की दर लिखेंगे तो डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, उत्पाद के बनने की दर है, उत्पाद के बनने की दर, मतलब प्रोडक्ट के बनने की दर है ये भी क्या होगा हमारा एक
रिएक्टेंट ही होगा, ये भी हमारा क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन ही होगा। तो रेट ऑफ द रिएक्शन को dx/dt भी लिख सकते हैं, इंटू a-x भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभिक्रिया की दर किसको शो कर रहा है, dx/dt क्या है, एक अभिक्रिया की दर ही है। क्योंकि अभिक्रिया की दर को हम कैसे पढ़ते हैं, या तो अभिकारक की सांद्रता में कमी या फिर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को ही हम लोग dx/dt, क्योंकि x क्या है यहाँ पर, उत्पाद में जो बन रहा है, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है उसको ही हम लोग लिखे उत्पाद, है ना। ए से बी में हमने देखा कि टाइम t = 0 पे, टाइम t = 0 पे ए का कंसंट्रेशन क्या था, ए था, लेकिन ये 0 था। वैसे टाइम t पे हम गए तो a-x हो गया इसका कंसंट्रेशन, और ये क्या हो गया x। तो x क्या है हमारा, उत्पाद के बनने की दर है। तो इस फॉर्म में भी हम रिएक्शंस को लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं लास्ट हमारा पॉइंट जो बचा है, हमारा जो पॉइंट बचा है अभी, वेग नियम और वेग स्थिरांक की बात करेंगे, है ना। तो वेग स्थिरांक या फिर रेट कांस्टेंट को देख लेते हैं क्या होता है, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट होगा क्या, तो अभी हमने देखा अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को हम कैसे लिखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे ए और बी के, जिस भी आप जितना भी रिएक्टेंट लेंगे ना उसके बेस पे लिखेंगे। तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात कर लूँ, चलो छोड़ देते हैं इसको, है ना। कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ए से बी। ए से बी अगर बन रहे हैं तो इसमें अभी अभिकारक क्या है, ए। तो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, यहाँ पे लिख दिए। तो इसी समानुपाती को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। किसको हटाने के लिए, इस समानुपाती स्थिरांक को हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। इसी कांस्टेंट को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट किसको बोलेंगे, जो हम समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती जो लगाते हैं, अभिक्रिया की दर समानुपाती है कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब विकारक की सांद्रता के, जैसे हमने पढ़ा है। तो उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने क्या किया है, वहां पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक या फिर दर स्थिरांक। क्या है, दर स्थिरांक। तो समझ में आ गया आपको। रेट ऑफ द रिएक्शन हम नॉर्मली लिख सकते हैं, है ना, जो मैंने बताया ऊपर में, ये सब प्रोसीजर है। और साथ में हम किस फॉर्म में लिखे वेग नियम को, ये जो सेकेंड वाला पॉइंट हमने लिखा, ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। ये डेफिनेशन को भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेफिनेशन पूरा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभिकारक के साथ सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान को मैंने बता दिया कौन सा द्रव्यमान होता है, सक्रिय द्रव्यमान जो एक्चुअली में भाग लिया हो रिएक्शन में, वो कहलाता है आपका सक्रिय द्रव्यमान। और हमें लास्ट में एक पॉइंट और याद रखेंगे, वेग स्थिरांक। रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो जो समानुपाती स्थिरांक को हटाने के लिए हम एक स्थिरांक लगाते हैं के, वही कहलाता है आपका रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अगर हम एक रिएक्शन ले लें यहाँ पर, है ना, ए से सी ही ले लेते हैं, तो रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो रेट ऑफ द रिएक्शंस को आर से डिनोट करते हैं। मान लो रेट है मतलब दर है, तो आर लिखेंगे, तो रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे तो के लिखेंगे और ए का कंसंट्रेशन लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आपका रेट ऑफ द रिएक्शन। या फिर इसको कैसे लिखेंगे, dx/dt के फॉर्म में भी लिखता मैंने बताया था, ये भी आपको हो जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन। तो जितने टाइप से भी हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शंस को पढ़ा है, वो सब क्या कहलाता है, अभिक्रिया की दर को ही बताता है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट मैंने बता दिया, सभी बता दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।